हेलो प्यारे दोस्तों। आज हम तेरे इश्क में पागल एक रोमांटिक प्रेम कहानी का 35वां भाग लेकर आ गए हैं। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। विक्रांत ने उसकी बाह को पकड़कर झकझोरते हुए कहा, मरती हो तो मर जाओ मेरी बला से। तुम जैसी औरतों को जीने का भी हक नहीं है, जो औरों की जिंदगियां बर्बाद करके अपनी खुशियों के महल खड़ा करती हैं। और अगर तुम चाहती हो कि तुम इस रूम से बाहर जा सको तो मैं डोर अनलॉक कर दूंगा, लेकिन पहले मेरे सारे सवालों के जवाब दो। कहकर विक्रांत ने उसे धकेला और जाकर सोफे पर किसी किंग की तरह बैठ गया। अब आसना उसके सामने फर्श पर बैठी हुई थी और सर झुकाए अपने आंसू बहाए जा रहे थे। उसे ये गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, उसकी पूरी बॉडी दर्द कर रही थी, वह तड़प रही थी। पर आसना को ऐसी हालत में देखकर विक्रांत को बहुत सुकून मिल रहा था। विक्रांत ने कहा, 10 मिनट का वक्त दे रहा हूँ तुम्हें आसना, सारा सच उगल दो। अगर तुमने सब कुछ सच सच बोल दिया तो शायद तुम बच पाओगी, वरना जो ड्रग्स मैंने तुम्हें दिया है और अगर उसका एंटीडोज मैंने तुम्हें नहीं दिया तो यह ड्रग्स तुम्हारी जान लेकर मानेगा, समझी? आसना ने अपना सिर हिलाते हुए अपनी बहकती हुई आवाज में कहा, मैं तुम्हें सब सच बताऊंगी, सब कुछ। कहकर आसना ने अपने आंसू पोंछे और बोली, उस रात हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ था। हालांकि मैं चाहती थी उस वक्त तुम्हारे करीब आना, मैं तुम्हें किसी भी तरह अपना बना लेना चाहती थी, चाहे इसके लिए मुझे अपनी हर हद पार करनी पड़े। इसलिए मैं मैंसन आई थी। जब तुम मीटिंग से फ्री होकर अपने रूम जा रहे थे और तुमने मैड को ब्लैक कॉफ़ी लाने के लिए कहा था, तब मैंने ही उस मैड को पैसे देकर उस कॉफ़ी में ड्रग्स मिलाई थी। कॉफ़ी पीने के बाद तुम्हारी तबीयत बिगड़ने लगी। जिस वक्त मैं रूम में आई उस वक्त तुम सोफे पर परेशान हालत में बैठे हुए थे। तुम्हारी हालत देखकर मैं समझ गई कि ड्रग्स तुम पर अपना असर कर रही है। इसलिए मैं तुम्हारे पास आई और तुम्हें सेड्यूस करने की कोशिश करने लगी, लेकिन तुमने गुस्से से मेरा हाथ पकड़कर मुझे रूम से बाहर धकेल दिया और रूम अंदर से लॉक कर दिया। मैंने कई बार डोर खटखटाया, लेकिन डोर ओपन नहीं हुआ। मैं तुम्हारे रूम के बगल वाले दूसरे वाले रूम में चली गई और वहीं बालकनी में खड़ी होकर किसी किसी भी तरह से तुम्हारा डोर ओपन करने के बारे में सोचने लगी। तभी मेरी नज़र मेन एंट्रेंस से अंदर आ रही सुहाना पर गई। सुहाना को देखकर मैंने सोच लिया था कि कुछ भी करके आज मुझे इस मौके का फ़ायदा उठाना ही है। वैसे ही मैं काफ़ी दिनों से सुहाना के मन में गलतफहमी क्रिएट करने की कोशिश कर रही थी और आज हाथ आया। मौका मैं अपने हाथ से नहीं जाने दे सकती थी, इसलिए मैंने जल्दी से उसी मैट से तुम्हारे रूम की मास्टर की मंगवाई और उसने जल्दी से आकर मुझे वो मास्टर की दे दी, जिसमें मैं तुम्हारे रूम का डोर ओपन कर अंदर चली गई और मैंने रूम को अंदर से ही लॉक कर दिया। तुम उस वक्त बेड पर ही थे, बेड पर ही लेटे हुए थे। तुम्हारी शर्ट सोफे पर ही रखी हुई थी। मैंने जल्दी से कपड़े चेंज कर उस शर्ट को पहन लिया और जानबूझकर अपना और उस रूम का हुलिया कुछ ऐसा बनाया जिससे देख कर लगे कि हम दोनों के बीच में बहुत कुछ हुआ है। तुम तो उस वक्त काफ़ी गहरी नींद में थे, तुम्हें तो पता ही नहीं था कि रूम में क्या हो रहा है। तभी डोर नॉक होने की आवाज़ आई। मैंने खुद को थोड़ा रिलैक्स किया और कुछ देर बाद जाकर डोर ओपन कर दिया। सामने ही सुहाना खड़ी हुई थी। मुझे तुम्हारी शर्ट में देखकर, तुम्हें और इस रूम का हुलिया देखकर उसने वही समझा जो मैंने उसे दिखाया और इस आग में घी डालने का काम मैंने किया। मैंने उसे बताया है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो और मैं ही तुम्हारा पहला प्यार हूँ और उस दिन तुम अपनी मर्जी से मेरे करीब आए थे। वैसे भी सुहाना के मन में तो पहले ही मैंने काफ़ी वक्त से शक का बीज डालना शुरू कर दिया था और यह सब देखकर तो वह जैसे सदमे में ही चली गई थी। वो रोते हुए वहाँ से चली गई। सुहाना के ऐसे जाने से मैं समझ गई थी कि अब वह तुम्हारी ज़िंदगी से हमेशा के लिए चली जाएगी और ऐसा हुआ। वह बिना तुमसे कुछ पूछे, बिना कुछ जाने यहाँ से जा चुकी थी। बस विक्रांत, यही सच है। प्लीज़ अब तो मेरी हेल्प करो। आसना ने बेबस सी नज़रों से विक्रांत की तरफ देखा। विक्रांत सोफे से खड़ा हुआ और फिर ड्रॉवर से एक सिरिंज और एक दवाई की बोतल निकाली। फिर आसना की तरफ आते हुए कहा, आज मुझे खुद पर हैरानी होती है आसना कि मैंने कभी तुम्हें पागलों की तरह चाहा था। तुम जैसी घटिया लड़की मेरे आसपास खड़ी होने के लायक भी नहीं है। कहने के साथ ही विक्रांत ने उस सिरिंज में दवा भरी और आसना की बाह पर लगा दिया। दवा आसना की बॉडी में जाते ही अब उसे बेहोशी आने लगी और धीरे धीरे आसना ने अपनी होश खो दिए।
आसना अब फर्श पर ही बेसुध हालत में पड़ी हुई थी। विक्रांत अपने एक घुटने पर अपना हाथ टिकाए पंजों के बल उसके पास ही बैठा था और उसे नफरत भरी नजरों से देख रहा था। उसने कहा, आज की रात तुम्हें कभी याद नहीं रहने वाली है आसना। कल सुबह तक तुम्हें याद ही नहीं होगा कि तुमने अपने मुंह से अपना सच कबूला है, पर यह सच भी तुम्हारे सामने आएगा। थोड़ा इंतजार करो, सिर्फ कल शाम तक का। फ्लैशबैक एंड। सामने की स्क्रीन पर आसना का कबूलनामा वाली वीडियो चल रही थी, जिसे देखकर वहां मौजूद रूहानी, माहिरा और सुहाना तीनों ही शॉक्ड रह गई, जबकि रेहान और वीर नफरत भरी नजरों से आसना को देख रहे थे। वहीं आसना तो जैसे सदमे में ही चली गई थी। श्वेता, जो आसना की दोस्त थी और वहीं खड़ी हुई थी, उसने जब यह सब तमाशा देखा तो चुपचाप वहां से जाने में ही अपनी भलाई समझी, इसलिए वह चुपचाप वहां से चली गई। आसना तो अभी भी सदमे की हालत में खड़ी हुई थी कि तभी एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर आकर लगा, और यह थप्पड़ मारा था सुहाना ने, जो गुस्से से अपनी लाल आंखों से उसे देख रही थी। वह आसना के दूसरे गाल पर जोर से थप्पड़ मारते हुए बोली, क्या मिला तुम्हें यह सब करके? बोलो, मिल गया तुम्हें विक्रांत? आज कान खोलकर सुन लो, उसका पहला प्यार तुम कभी थी ही नहीं। उसका पहला प्यार हमेशा से मैं ही थी, क्योंकि पहले प्यार से जुड़ी हुई फीलिंग्स कभी खत्म नहीं होती आसना। अगर विक्रांत को तुम्हारा होना होता तो कब का हो चुका होता। 1 साल के लिए मैं दूर चली गई थी ना विक्रांत से, फिर क्यों नहीं मिला वह तुम्हें? बोलो, नहीं मिला ना तुम्हें, जबकि वह मुझे ढूंढते हुए देहरादून तक आ गया था। अब सुहाना का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था, इसलिए विक्रांत ने उसे जल्दी से अपनी बाहों में भर लिया और उसे शांत करने की कोशिश करते हुए कहा, शांत सुहाना, शांत। इसे इसके किए की सजा जरूर मिलेगी, तुम प्लीज शांत हो जाओ। फिर विक्रांत ने भी सुहाना को कभी इतने ज़्यादा गुस्से में नहीं देखा था। आज भले ही सुहाना आसना पर गुस्सा कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर की भड़ास और उसकी तकलीफ जो उसने पिछले 1 साल में सही थी, वह सब निकाल कर बाहर आ रही थी। छोड़ दो मुझे विक्रांत, इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। आज मैं इसकी जान ले लूंगी। कहते हुए सुहाना विक्रांत की पकड़ से छूटने की कोशिश कर रही थी। वह बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव हो रही थी। रूहानी ने जल्दी से आकर सुहाना को पानी पिलाने की कोशिश की, लेकिन सुहाना ने गुस्से से उसके हाथ को भी झटक दिया। अब जैसे वह पूरी तरह से गुस्से से पागल हो रही थी। रेहान ने विक्रांत को सुहाना को वहां से ले जाने का इशारा किया। विक्रांत ने हाँ में सिर हिलाया और सुहाना को गोद में उठाकर अपने रूम की तरफ ले गया। रेहान ने आसना से कहा, तुम्हारा फैसला भी अभी कुछ देर में होना होगा आसना, क्योंकि तुमने सिर्फ यही नहीं किया है, तुम्हारे और भी गुनाह हैं जो हमारे सामने आ चुके हैं। आसना डरी हुई नज़रों से रेहान को देख रही थी। उसने आगे बढ़ते हुए कहा, प्लीज़ प्लीज़ रेहान, तुम तो मेरा साथ दो, तुम तो मेरे भाई भी हो ना, तो तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए। कहने के साथ ही आसना ने रेहान का हाथ पकड़ लिया। रेहान ने गुस्से से अपना हाथ उससे छुड़ाया और उसकी बाह पकड़ते हुए कहा, गुनाहों की माफ़ी नहीं होती आसना, उसकी सज़ा होती है। जब गुनाह करने की हिम्मत रखती हो तो उसकी सज़ा भुगतने की भी हिम्मत रखो आसना। विक्रांत सुहाना को रूम में लेकर आया। सुहाना विक्रांत की पकड़ से छूटने के लिए अभी भी स्ट्रगल कर रही थी। उसका गुस्सा शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। विक्रांत उसे वॉशरूम में ले गया और शावर के नीचे खड़ा कर ठंडे पानी का शावर ऑन कर दिया। सुहाना बार बार उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश करते हुए बोली, छोड़ दो मुझे विक्रांत, उसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। जीना हराम करके रख दिया था उसने मेरा, उसकी वजह से हम दोनों दूर रहे, उसकी वजह से हमने इतना दर्द सहा। 1 साल तक हर रात मैं रोई हूँ विक्रांत, कैसे छोड़ दो उसे ऐसे ही? विक्रांत ने उसका चेहरा अपनी हथेली में भरते हुए कहा, मैं जानता हूँ सुहाना कि तुमने कितनी तकलीफ सही है, अब वक्त आ गया है उसे सजा देने का, पर ऐसे नहीं, तुम खुद को कंट्रोल करो। सुहाना रोते हुए बोली, कैसे कंट्रोल करूं बताओ, मुझसे नहीं बर्दाश्त होता है यह सब। विक्रांत ने अब सुहाना के होठों पर अपनी होठ रख दी और उसे बहुत ही प्यार से किस करने लगा। सुहाना ने भी अपनी आंखें बंद कर ली और कसकर विक्रांत की शर्ट को पकड़ लिया। कुछ देर बाद सुहाना थोड़ी रिलैक्स हुई तो विक्रांत उससे थोड़ा दूर हुआ और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, अब बेटर है ना, अब तुम नीचे बिल्कुल गुस्सा नहीं करोगी ना? तो सुहाना ने धीरे से अपना सिर हाँ में हिलाया तो विक्रांत ने प्यार से उसके माथे को चूम लिया और कहा, चेंज करके नीचे आ जाओ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। कहकर विक्रांत वॉशरूम से बाहर निकल गया। उसने भी अपने कपड़े चेंज कर लिए थे, क्योंकि शावर के नीचे खड़े होने की वजह से वह भी भीग चुका था। सुहाना जब चेंज करके नीचे आई उस वक्त रेहान, विक्रांत और वे तीनों ही एक साथ सोफे पर बैठे हुए थे। तीनों के बैठने का पॉस्चर जो था एक ही
एक जैसा ही था और तीनों के फेस एक्सप्रेशन भी इस बार काफ़ी गुस्से वाले लग रहे थे। वहीं रूहानी और माहिरा दूसरी तरफ बैठी हुई थी और आसना उनके सामने सर झुकाए किसी गुनहगार की तरह खड़ी हुई थी। सुहाना ने एक नज़र आसना की तरफ देखा और जाकर चुपचाप रूहानी और माहिरा के पास बैठ गई। जब रेहान ने आसना से कहा, तो अब आसना तुम बताओ कि देविका दी का एक्सीडेंट कैसे हुआ था। आसना की तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वह नज़र उठाकर सामने बैठे हुए विक्रांत, रेहान और वीर को देख भी सके। वह अभी भी अपना सिर झुकाए हुए खड़ी थी। आसना की चुप्पी से इरिटेट होकर विक्रांत ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, जवाब दे रही हो या नहीं आसना? जवाब दो, दी का एक्सीडेंट कैसे हुआ था? आसना इससे पहले कि कोई जवाब देती कि तभी वीर ने कहा, और साथ ही साथ यह भी बता देना आसना कि देविका दी को वह इंजेक्शन तुम क्यों दे रही थी? क्या इरादा था तुम्हारा? इस बार रेहान ने बहुत शर्त आवाज़ में दोबारा पूछा, देविका दी का एक्सीडेंट कैसे हुआ था? आसना बोलो। लास्ट की लाइन रेहान ने इतनी जोर से बोली थी, एकदम से डर कर आसना के मुंह से निकला, उन्हें मैंने धक्का दिया था टेरिस से। आसना की बात सुनकर सुहाना, रूहानी और माहिरा तीनों ही शॉक्ड होकर उसे देखने लगी कि आसना इतना भी नीचे गिर सकती है कि वह किसी की जान लेने की कोशिश करेगी, वह भी किसी अपने की। वहीं रेहान, विक्रांत और वे तीनों ही गुस्से से आसना को घूर रहे थे। विक्रांत का तो मन कर रहा था कि अभी जाकर आसना की जान ले ले, पर वह कहते हैं ना, पराये से लड़ना बहुत आसान होता है, लेकिन जब दुश्मन खुद आपके परिवार से ही हो तब फैसला बहुत सोच समझ कर लेने पड़ते हैं। आसना सर झुकाए ही बोली, वह एक अच्छे ट्रीटमेंट की वजह से देविका दी की मेमोरी धीरे धीरे लौट रही थी और मैं चाहती थी कि जब तक उनकी याददाश्त वापस आए उससे पहले ही मेरी और विक्रांत की शादी हो जाए, क्योंकि मैंने जानबूझकर देविका दी के दिमाग में यही बात डाल रही थी कि सुहाना ही विक्रांत तो मेरे बीच में सुहाना विक्रांत और मेरे बीच में आने की कोशिश कर रही है। इसी वजह से दी जल्द से जल्द शादी करने का प्रेशर विक्रांत पर बनाने लगी। उस दिन शाम को घर पर कोई भी मौजूद नहीं था। दरअसल उसी दिन दी की मेमोरी वापस आ गई थी और उन्हें ये भी पता चल गया था कि मैं विक्रांत और सुहाना को दूर करने की कोशिश कर रही हूँ। वो विक्रांत से मिलना चाहती थी, पर मैं नहीं चाहती थी कि विक्रांत को इस बारे में दी कुछ भी कहें, क्योंकि उन्हें इंडिया आने के लिए मैंने ही कहा था और यह बात मैं अच्छे से जानती थी कि वह इंडिया वापस आ रही हैं, क्योंकि मैंने दी से कहा था कि विक्रांत मुझसे प्यार करता है और मुझसे शादी करना चाहता है। लेकिन सुहाना ने विक्टिम कार्ड खेलकर ज़बरदस्ती विक्रांत से शादी कर ली। लेकिन उन्हें दी से सारा सच पता चल गया और वो समझ गई कि मैं ही विक्रांत की शादीशुदा ज़िंदगी ख़राब करना चाहती हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे फ़ोन पर ही काफ़ी खरी खोटी सुनाई थी और वो विक्रांत से आमने सामने बात करने के लिए ही इंडिया वापस आ रही थी। लेकिन उससे पहले ही देखा एक्सीडेंट हो गया। उस दिन मैंने ही दी को झूठ बोला था कि विक्रांत टेरिस पर उनका वेट कर रहा है, और जब दी टेरिस पर गई तो मैंने ही मौका देखकर उन्हें धक्का दे दिया। फिर आसना ने आंसू भरी नज़रों से विक्रांत की तरफ देखा। विक्रांत, मैं तुमसे वाकई में बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। कहने के साथ ही आसना विक्रांत की तरफ बढ़ने ही लगी कि तभी विक्रांत ने सोफे से खड़े होकर गुस्से से एक थप्पड़ उसके मुंह पर लगा दिया, जिससे आसना फर्श पर जा गिरी। वह अपनी गाल पर हाथ रखा आंसू भरी नज़रों से विक्रांत को देख रही थी। विक्रांत ने कहा, तुम किसी के प्यार के लायक नहीं हो आसना, पहले भी तुमने मुझे इस्तेमाल किया था। तुमने क्या मुझे कोई चीज़ समझा हुआ है कि जब मन आएगा मुझे इस्तेमाल करोगी, जब मन आएगा मेरे करीब आओगी। जब हमारी शादी होने वाली थी तब तुम्हें किसी और से प्यार था, तब तुमने मुझसे झूठ बुलवाया और इतने वक्त तक पूरे परिवार के सामने मैं गुनहगार बनकर रह गया। जब तुम्हें तुम्हारे उस लवर से धोखा मिला तो लौट आई तुम यहाँ पर, और अब अचानक से तुम्हारा वह प्यार मैं बन गया। तुमने क्या इंसानों को खिलौना समझा हुआ है कि जब मर्जी हो इनके इमोशंस के साथ खेलोगी? तुम्हारी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करूँगा मैं। नहीं, प्लीज़ मुझसे इतनी नफरत मत करो, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। यह सुहाना, यह बहुत चालबाज है, इसने तुम्हें फंसाया है, यह तुम्हारे लायक नहीं है। तुम तो मुझे ही प्यार करते थे ना, तुम इससे प्यार नहीं करते हो, यह घटिया लड़की है। कहने के साथ ही आसना खड़ी होकर जैसे ही सुहाना की तरफ बढ़ने लगी, तभी रूहानी और माहिरा दोनों ने आकर उसकी बाँह कसकर पकड़ ली और गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए कहा, सोचना भी मत
वरना हाथ तोड़ देंगे तुम्हारा अगर हमारी दोस्त को छू भी लिया तो, कहकर उन्होंने आसना को जोर से धक्का दे दिया। इस वक्त आसना की हालत किसी पागलों की जैसी हो चुकी थी। आसना लाल आंखों से उन दोनों को घूरते हुए बोली, अगर तुम दोनों भी मेरे रास्ते में आओगी तो मैं तुम लोगों को भी खत्म कर दूंगी। विक्रांत सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा, सुना तुमने? कहने के साथ ही आस्था ने टेबल पर रखी फ्रूट्स बास्केट में से चाकू उठा लिया और उसे लेकर जैसे ही सुहाना की तरफ बढ़ने लगी, विक्रांत ने जाकर उसके हाथ को पकड़ लिया और जबरदस्ती उसके हाथ से चाकू लेकर दूर फेंक दिया और एक बार फिर जोर का थप्पड़ उसके मुंह पर लगा दिया और कहा, पागल हो चुकी हो तुम्हें इस बार इलाज की जरूरत है आसना। पर आसना जैसे वाकई में पूरी तरह से साइको जैसा बिहेव कर रही थी। वह अपना मेंटल कंट्रोल पूरी तरह से खो चुकी थी। वह एक बार फिर सुहाना की तरफ बढ़ने लगी। वहीं रेहान तो आसना की बिहेवियर को देखकर पूरी तरह से हैरान रह गया था कि यह लड़की कर क्या रही है। अब उसके लिए भी बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया था। उसने वीर से कहा, वीर आज ही अब्रॉड भिजवाओ, ये आज के बाद इंडिया में कदम भी नहीं रखेगी। रेहान की बात सुनकर आसना गुस्से से रेहान से बोली, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं क्यों जाऊंगी? यह मेरा घर है, मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से। मैं दादी से बोलूंगी। हाँ, वह मेरी शादी विक्रांत से करवाएंगे। वह मुझे बहुत प्यार करती हैं। इस सुहाना को यहाँ से जाना चाहिए, यह यहाँ नहीं रह सकती। तभी एक गुस्से भरी आवाज़ गूंजी, तुम्हें यहाँ से जाना होगा आसना। बहुत खेल लिया लोगों की ज़िंदगी से तुमने। हमारी गलती थी जो तुम्हें यहाँ वापस लेकर आए, लेकिन अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। सबकी नज़रें उस तरफ गई जहाँ से यह आवाज़ आई थी। वहीं पर दादाजी गुस्से से आसना को देख रही थी और दादी भी उनके साथ ही थी। उनके चेहरे पर गुस्सा और अफसोस दोनों ही एक साथ नजर आ रहे थे। वीर ने पहले ही किसी को मैसेज कर दिया था क्योंकि उसे आसना की मेंटल कंडीशन बिल्कुल भी सही नहीं लग रही थी। कुछ ही देर में उनके आदमी वहां आ गए और उन्होंने आसना को पकड़ लिया। आसना उनकी पकड़ से छूटने के लिए जोर जोर से चिल्ला रही थी, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं यहीं रहूंगी, मेरी शादी विक्रांत से होगी, मुझे नहीं जाना कहीं भी, मैं सुहाना को छोड़ूंगी नहीं, मार दूंगी मैं उसे। यह मर जाएगी तो मेरा रास्ता क्लियर हो जाएगा और विक्रांत मेरा हो जाएगा। विक्रांत प्लीज़ मुझसे शादी कर लो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। कुछ ही देर में वह आदमी आसना को पकड़कर वहाँ से ले गए। सभी के चेहरे पर अफसोस भी था, गुस्सा भी था और चिंता भी थी। दादी अपना सिर पकड़कर वहीं सोफे पर बैठ गई और थकी हुई आवाज़ में बोली, क्या हो गया है इस लड़की को? यह ऐसी तो कभी नहीं थी, मेरे बेटे बहू तो कभी ऐसे नहीं थे। क्या कमी रह गई इसकी परवरिश में? मुझसे कहने के साथ क्या कमी रह गई इसकी परवरिश में? मुझसे कहने के साथ ही दादी रोने लगी। रूहानी, माहिरा और सुहाना ने दादी को संभाला। दादी ने नज़र उठाकर सुहाना की तरफ देखा और प्यार से उसे गले लगाते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो मेरी बच्ची, मेरी वजह से तुम्हें इतना कुछ सहना पड़ा। मैं आसना को यहाँ लेकर ना आती और ना ही तुम लोगों की ज़िंदगी में ऐसे जहर घोलती। देविका की हालत भी उसी की वजह से हुई। सुहाना ने दादी के आंसू साफ किए और कहा, नहीं दादी, आपकी कोई गलती नहीं थी, अब छोड़िए इन सब बातों को। कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला। कभी रूहानी ने रेहान से पूछा, रेहान तुम्हें कैसे पता चला कि आसना ने देविका दी के साथ कुछ किया है? तो रेहान ने गहरी सांस लेकर कहा, दरअसल आसना ही इतने वक्त से देविका दी को गलत मेडिसिन दे रही थी। उन्हें डेली जो इंजेक्शन लगा रही थी उसी की वजह से वो कोमा में थी। मुझे आसना पर कुछ दिन पहले ही शक हुआ था कि वो ज़रूर कुछ गड़बड़ कर रही है, इसलिए मैंने देविका दी के रूम में कुछ हिडन कैमरे लगवाए थे ताकि मुझे आसना की सारी एक्टिविटी के बारे में पता चले। और उसमें ही हमें पता चला था कि आसना दी को गलत दवाइयाँ दे रही थी। तभी मैंने डॉक्टर से देविका दी के ब्लड का सैंपल लेने के लिए कहा और जैसा कि होना था उसमें यह बात क्लियर हो गई थी कि उन्हें जानबूझकर ऐसी दवाइयाँ दी जा रही थी जिससे वह कोमा में रहे। और यह बात मुझे 3 दिन पहले ही पता चली थी। रूहानी ने अफसोस से अपना सिर हिलाते हुए कहा, क्या फैमिली में कभी ऐसे लोग भी रह सकते हैं जो अपनों को ही नुकसान पहुँचाए अपने ही फायदे के लिए? वीर ने कहा, इस दुनिया में सब कुछ पॉसिबल है। हम नहीं कह सकते कि कौन हमारे अपने के रूप में हमारा दुश्मन बैठा है। स्वार्थ ऐसी ही चीज होती है रूहानी। तभी विक्रांत जाकर दादी के पास घुटनों के बल बैठ गया और कहा, दादी मुझे माफ़ कर देना कि मैंने आपकी पोती के साथ ऐसा बिहेव किया है, लेकिन उसने मुझे खुद जानबूझकर मजबूर किया है, मैं क्या करता। दादी ने प्यार से विक्रांत के गाल पर हाथ रखा और कहा, मैं जानती हूँ
बच्चे, पिछली बार भी उसकी वजह से तू हम सब की नज़रों में गिरा, जबकि तेरी कोई गलती नहीं थी। मुझे माफ़ कर दो। दादी ने अपने हाथ जोड़े तो विक्रांत ने उनके हाथ पकड़ लिया और कहा, नहीं दादी, आप मेरे सामने हाथ मत जोड़िए। आपने तो मेरा साथ तब दिया था जब मेरे अपनों ने ही मुझे ठुकरा दिया था। फिर दादी के गोद में सर रखते हुए, अगर आप और दादाजी नहीं होते तो मेरा और देविका दी का क्या होता? आपने तो मुझे मेरे अपनों से भी ज़्यादा प्यार दिया है। सुहाना ने अपने आंसू पोंछे और स्माइल करते हुए कहा, अब बस, अब कोई नहीं रोएगा। बहुत हो गया रोना पिटना। यार, मैं थक चुकी हूँ रो रो कर। दादी, आप भी नहीं रोगे? अब दादी ने स्माइल करते हुए कहा, हाँ बच्चा, अब कोई नहीं रोएगा। और मैं और तुम्हारे दादाजी तो यही चाहते थे कि हमारे बच्चे हमेशा ही हमें हंसते खेलते नजर आए। 3 दिन बाद राठौर मैंसन के टेरिस पर रेहान, विक्रांत और वीर तीनों ही खड़े हुए सामने की तरफ देख रहे थे। आज मौसम में हल्की ठंडक थी और मंद मंद हवा भी चल रही थी। वीर ने वहां की चुप्पी तोड़ते हुए बिना रेहान की तरफ देखे हुए ही कहा, उसकी मेंटल कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी रेहान, इसलिए उसे मेंटल एसाइलम्स में एडमिट करवाया गया है। वह तो उसकी हरकत देखकर ही लग रहा था कि उसे ट्रीटमेंट की सख्त ज़रूरत है। रेहान ने गहरी सांस लेकर कहा। विक्रांत, जो किसी गहरी सोच में था, उसने रेहान की तरफ तिरछी नज़रों से देखा और पूछा, क्या तुम्हें बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा रेहान? उसके लिए आखिर तुम्हारा खून का रिश्ता है। रेहान ने एक नज़र विक्रांत की तरफ देखा और फिर जाकर सोफे पर बैठ गया। उसने अपना सिर सोफे के पीछे की तरफ टिकाते हुए कहा, अगर उससे अनजाने में गलती हुई होती विक्रांत, तो मैं उसे माफ़ कर देता, लेकिन यह गलती उसने जानबूझकर और सोच समझकर की है, तो इसे गलती नहीं गुनाह कहा जाएगा। उसकी वजह से कितनी जिंदगियां दांव पर लग गई थी, इसलिए मेरा फैसला बिल्कुल सही है कि अब वह इंडिया में कदम भी नहीं रखेगी। वीर भी सोफे पर आकर बैठ गया और बोला, और वैसे भी जो उसकी सिचुएशन है वह अब हर किसी के लिए खतरा भी बन चुकी है, इसलिए उसका फैमिली से दूर रहना ही ठीक है। विक्रांत ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और वापस सामने की तरफ देखते हुए किसी गहरी सोच में खो गया। दादी और दादाजी इन सब से काफ़ी ज़्यादा उदास हो गए थे। हालांकि वह जानते थे कि आसना ने कितनी बड़ी गलती की है, लेकिन फिर भी वो उनकी पोती थी। दादी ने उसे बहुत ही नाजों से पाला था। दादी बेड पर बैठी हुई आसना के बचपन की तस्वीरें देख रो रही थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आसना ऐसा कुछ करेगी। क्या हो गया है उसे? क्यों किया उसने यह सब? मेरी परवरिश में कहाँ कमी रह गई? दादाजी ने उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम खुद को दोष देना बंद करो। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तब अपने लिए खुद एक रास्ता चुन लेते हैं। हालांकि हम कोशिश करते हैं कि बचपन में ही उन्हें ऐसे संस्कार दें कि वह बड़े होकर अपने लिए सही रास्ता चुने और सही फैसला करें, लेकिन कभी कभी बच्चे हमारे लिए संस्कारों को नज़रअंदाज कर देते हैं और सिर्फ अपनी जिद पूरी करने के लिए सही गलत किसी का ख्याल नहीं रखते हैं। इसे सिर्फ उसकी किस्मत समझकर बस स्वीकार कर लो, क्योंकि अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तभी रूहानी, जो काफ़ी देर से दरवाजे पर खड़ी उन दोनों की बातें सुन रही थी, वह अंदर आते हुए बोली, दादी, अब बस भी कीजिए, कितना रोएंगी आप? और वैसे भी आपने देखा ना आसना की हरकतें, उसे ट्रीटमेंट की सख्त ज़रूरत है, वरना वो खुद के लिए और बाकी सब लोगों के लिए भी खतरा ही बनेगी। आप बस यह समझिए कि वह ट्रीटमेंट करवाने के लिए अब्रॉड गई हुई है। हो सकता है कुछ वक्त बाद उसकी कंडीशन ठीक हो जाए और तब जाकर उसे अपनी गलती का पछतावा हो, तब शायद वह अपनी ज़िंदगी के लिए सही फैसला ले। कहने के साथ ही रूहानी दादी के पास ही बगल में बैठ गई। दादी ने रूहानी का हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, हाँ मेरी बच्ची, अब यह बात सोच कर ही मुझे सब्र करना होगा। बस जो जहाँ भी रहे ठीक रहे। फिर दादी ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, आज के बाद कोई भी उसे याद करके नहीं रोएगा, मैं भी नहीं। अब मुझे मेरे सभी बच्चे हंसते खेलते ही नजर आने चाहिए और बाकी सब वक्त पर छोड़ दो, क्योंकि वक्त अगर जख्म देता है तो मरहम भी वही लगाता है। रूहानी ने स्माइल करते हुए दादी को हक कर लिया और कहा, यह भी ना हमारी रॉकिंग दादी, यह हुई ना हमारी रॉकिंग दादी वाली बात। अब दादी, आगे से आप हमें रोते हुए भी नहीं दिखनी चाहिए, क्योंकि आप रोते हुए बिल्कुल भी ब्यूटीफुल नहीं लगते हो। तो दादाजी ने भी दादी को छेड़ते हुए कहा, रूहानी बिटिया बिल्कुल ठीक कह रही हो, पूरी सठियाई हुई बुढ़िया लगती हो तुम रोते हुए। पर इस बार दादी ने दादाजी पर गुस्सा नहीं किया, बल्कि खिलखिलाकर हंस पड़ी। 1 महीने बाद सुबह सुबह मैंसन के मंदिर से रूहानी की भजन गाने की मधुर आवाज़ आ रही थी। दादी हाथ जोड़े और आंखें बंद किए उसे भजन में पूरी तरह से लीन हो गई थी। आरती पूरी होने के बाद रूहानी ने पीछे
मुड़कर दादी को आरती दी। दादी ने अपनी आंखें खोली और आरती लेने के बाद रूहानी के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, रूहानी, तुम्हारी आवाज में तो साक्षात सरस्वती जी विराजमान है। सच में मन को बड़ी शांति मिलती है जब भी तुम आरती गाती हो। रूहानी ने झुककर दादी माँ का आशीर्वाद लिया। फिर दादी ने कहा, अब सबको यह प्रसाद बांट दो, उसके बाद ही सबको ब्रेकफास्ट मिलेगा। रूहानी ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, जी दादी माँ, बस यह मैं आरती की थाल रख देती हूँ। दादी मंदिर से बाहर आ गई। अब तक ब्रेकफास्ट टेबल पर सभी लोग रेडी होकर आ चुके थे। दादी भी आकर अपनी चेयर पर बैठ गई। रूहानी प्रसाद की थाली लेकर आई और एक एक करके सबके हाथ में प्रसाद रख दिया। विक्रम ने ब्रेकफास्ट करते हुए कहा, दादी, हम सब लोग फार्म हाउस जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं, आप और दादाजी चल रहे हैं ना हमारे साथ? दादी ने कहा, मैं कहाँ जाऊँगी तुम्हारे साथ, तुम लोग अपनी अपनी बीवी को ले जाओ। तो सुहाना ने कहा, क्यों दादी, आप क्यों नहीं चलोगे? आप भी चलिए ना, बहुत मज़ा आएगा वहाँ पर। तो दादी ने हंसते हुए कहा, बेटा, मैं फिर कभी तुम्हारे साथ चलूंगी, अभी तुम लोग जाओ, ठीक है? दूसरे दिन ही सभी लोग सुबह जल्दी होकर रेडी होकर फार्म हाउस के लिए निकल गए थे। फार्म हाउस शहर से 4 घंटे की दूरी पर था, इसलिए उन्हें वहां पहुंचने में दोपहर हो गई थी। फार्म हाउस काफ़ी बड़ा था और काफ़ी अच्छी लोकेशन पर बना हुआ था। गाड़ी से बाहर निकलकर सुहाना, माहिरा और रूहानी तीनों ही भागकर फार्म हाउस के अंदर चली गई और उसके बड़े गार्डन में जाकर खुशी से चहकते हुए पूरे फार्म हाउस को देख रही थी। रूहानी ने खुश होते हुए कहा, वाओ, ये फार्म हाउस कितनी खूबसूरत जगह पर बना हुआ है ना, हम पहले यहाँ क्यों नहीं आए? अब तक विक्रांत, रेहान और वीर भी वहां पहुंच चुके थे और वहीं रखी हुई चेयर पर बैठ गए। फार्म हाउस में ही काम करने वाले सर्वेंट ने उनका सारा सामान उठाकर उनके रूम में रख दिया। रूहानी ने रेहान से कहा, रेहान, ये फार्म हाउस कितना खूबसूरत है ना, तुम पहले मुझे यहाँ क्यों नहीं लेकर आए? मैं तुम्हें तब यहाँ लाता ना, तब तुम मेरे से रुकती, तुम्हें तो भागने की पड़ी हुई थी। और रेहान जो अपना फ़ोन देख रहा था, उसने बिना रूहानी की तरफ देखे कहा। तभी सुहाना ने कहा, हम भी एक फार्म हाउस में गए थे। फिर उसने विक्रांत से कहा, विक्रांत, तुम्हें याद है ना जहां हम जंगल में मंगल करने गए थे? सुहाना का यह कहना था कि तभी विक्रांत, जो पानी पी रहा था, एकदम से जोर से खांसने लगा और बाकी सभी अजीब नज़रों से कभी विक्रांत को तो कभी सुहाना को देख रहे थे। तभी सुहाना को रियलाइज हुआ कि यह क्या बोल रही है। उसने स्माइल करते हुए कहा, मेरा मतलब है कि हम लोग जंगल में ऐसे ही घूमने गए थे, मैं बस वही कहना चाहती थी। कहकर सुहाना ने मन ही मन कहा, बुद्धू, पागल लड़की, कुछ भी बोलती रहती है, सोच तो लिया कर। तभी रेहान ने एक तिरछी स्माइल के साथ विक्रांत से कहा, कमाल है विक्रांत, तुम्हें जंगल में मंगल करने का बड़ा शौक है, आज पता चला। तो विक्रांत ने भी स्माइल करते हुए रेहान से कहा, शौक तो तुम्हारे भी कुछ कम नहीं है रेहान। और हाँ, हम लोग गए थे जंगल में मंगल करने, और कुछ तो। रूहानी ने अपना गला साफ करते हुए कहा, मैं सोच रही थी कि हम भी एक दिन ऐसे ही कैंप करने के लिए जाएंगे जंगल में। मैंने टीवी में देखा है जैसे वो लोग वाइल्ड लाइफ जीने के लिए जंगल में एक रात बिताते हैं ना, ऐसे ही। तो माहिरा ने भी खुश होते हुए कहा, और वो बीच में आग जलाते हैं और रात भर बैठकर बातें करते हैं, कितना मज़ा आता होगा ना। तुम्हें याद है रूहानी, एक बार कॉलेज टाइम में हम ट्रिप पर गए थे तो ऐसे ही हमने काफ़ी इंजॉय किया था। तभी वीर ने कहा, माहिरा, यह वो वाला जंगल नहीं है जहाँ सिर्फ खरगोश गिलहरी मिलेंगी, यहाँ के जंगल में शेर भी रहते हैं। यह ऐसा खतरनाक वाला जंगल है। शेर का नाम सुनकर सुहाना, रूहानी और माहिरा तीनों ही घबराई हुई नज़रों से वीर को देखने लगी। फिर सुहाना ने विक्रांत की तरफ देखकर कहा, तो हमें ऐसी जगह लेकर क्यों आए हो? तो विक्रांत हंसते हुए कहा, अरे यार, शेर कौन सा फार्म हाउस में आने वाला है, और वैसे भी ज़्यादा शेर नहीं है, मुश्किल से 15-20 होंगे बस। दरअसल वो लोग अपनी बीवियों को डराने की कोशिश कर रहे थे, जबकि जंगल में ऐसा कुछ भी नहीं था। रेहान ने चेयर से खड़े होते हुए कहा, तो मैं तो जा रहा हूँ फ्रेश होने। चलो रूहानी, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी काम भी है। पर रूहानी ने कहा, मुझसे क्या ज़रूरी काम है, तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, मुझे तो यहीं बैठना है, कितना खूबसूरत नज़ारा है ना यहाँ का। तो रेहान ने रूहानी का हाथ पकड़कर उसे खड़ा करते हुए कहा, मैंने कहा ना कुछ काम है तो चलो। कहकर वह लगभग खींचते हुए रूहानी को अपने साथ ले गया। तभी वीर ने पीछे से चिल्लाते हुए कहा, काम पूरा करके ही आना रेहान, हमें कोई जल्दी नहीं है, ठीक है? कहने के साथ ही वीर ने विक्रांत की तरफ देखा और अपनी एक आंख दबा दी, जिससे विक्रांत
विक्रांत के होठों पर भी एक स्माइल आ गई। उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा, वीर तुम कभी नहीं सुधरोगे ना? तो वीर ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए कहा, वीर और सुधर जाए, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। ना वह सुधरेगा, ना किसी को सुधरने देगा। तभी माहिरा ने वीर के कंधे पर टैप करते हुए कहा, तुम्हारी बातें खत्म हो गई हो तो चलकर हम लोग भी फ्रेश हो जाएं। मैं बहुत थका हुआ महसूस कर रही हूँ। कहने के साथ ही उसने भी वीर का हाथ पकड़ा और उसे भी खींचते हुए अपने साथ ले गई। सुहाना हैरानी से उन्हें जाते हुए देखने लगी। कितनी ज़रूरी काम करने होते हैं इन्हें, और ऐसे भी क्या ज़रूरी काम है जो इन्हें अपनी बीवियों के साथ ही करने होते हैं। कहने के साथ ही उसने अपने कंधे उचका दिए। फिर विक्रांत की तरफ देखा जो तिरछे स्माइल के साथ उसे ही देख रहा था। तभी सुहाना ने जल्दी से कहा, अब तुम्हें भी कोई ज़रूरी काम याद तो नहीं आ गया ना? देखो मैं नहीं। सुहाना अपनी बकबक किए ही जा रही थी कि तभी विक्रांत उसका हाथ पकड़कर उसे भी साथ में खींचते हुए ले गया। विक्रांत सुहाना का हाथ पकड़े उसे वॉशरूम के अंदर ले आया और शावर के नीचे खड़ा कर शावर ऑन कर दिया। सुहाना ने विक्रांत से कहा, तुम जबरदस्ती मुझे यहाँ क्यों लेकर आए? तो विक्रांत ने अपनी शर्ट के बटन ओपन करते हुए कहा, क्योंकि तुम्हें ही जानना था ना कि वो दोनों अपनी अपनी वीवो के साथ क्या ज़रूरी काम करने वाले हैं, तो तुम्हें वही समझाने के लिए यहाँ लाया हूँ। तभी सुहाना ने कहना चाहा, पर मुझे तभी विक्रांत उसके चेहरे की तरफ झुका और उसके होठों पर अपनी उंगली रखते हुए कहा, बोलो मत। तुम इस वक्त खतरनाक जंगल के बीचों बीच हो और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें आधी रात के वक्त जब तुम दुनिया के सारे जानवरों को बेच कर सोती हो तब तुम्हें चुपचाप उठाकर घने जंगल के बीचों बीच छोड़ूंगा और फिर सोचो वह 15 से 20 शेर तुम्हारा क्या हाल करेंगे, बोलो। सुहाना ने रोंदू सी शकल बनाते हुए कहा, तुम सच में मुझे शेरों के बीच छोड़कर आ जाओगे? बस यही प्यार करते हो मुझे? तो विक्रांत ने उसे कमर से पकड़कर अपने करीब करते हुए कहा, अगर तुम उन शेरों को शिकार नहीं बनाना चाहती हो तो बेहतर है ना मेरा शिकार बन जाओ। मुझे पता होता ना कि तुम मेरे साथ ऐसा करने वाले हो तो मैं आती ही नहीं। सुहाना ने कहा। विक्रांत ने उसके बालों को पीछे से पकड़ते हुए कहा, आती कैसे नहीं, मैं जबरदस्ती तुम्हें लेकर आता। कहने के साथ ही विक्रांत ने अपने होठ सुहाना के होठ पर रख दिए। सुहाना तो अभी कुछ और भी बोलना चाहती थी लेकिन विक्रांत ने उसका मुंह ही बंद कर दिया। दोनों ही शॉवर के नीचे खड़े भीग रहे थे। कुछ देर बाद उसने सुहाना के लोअर लिप्स को जोर से बाइट किया और उससे दूर हो गया। बाइट करने की वजह से सुहाना के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। क्या कर रहे हो? खाना है क्या मुझे? विक्रांत ने अपनी शर्ट उतारते हुए कहा। और नहीं तो क्या, अब शेर को अपनी भूख मिटानी हो तो वह अपने शिकार को ही ना खाएगा। सुहाना, आखिर तुम मेरा फेवरेट शिकार जो हो। फिर विक्रांत जैसे ही सुहाना के कपड़े रिमूव करने चाहे, सुहाना ने जल्दी से अपनी कुर्ती को कसकर पकड़ लिया और कहा, सोचना विवाद, वरना मैं चिल्ला चिल्लाकर सबको यहाँ इकट्ठा कर लूंगी। तो विक्रांत ने कहा, तो चिल्लाओ, किसने रोका है? लेकिन कोई तुम्हारी हेल्प करने नहीं आएगा क्योंकि वह भी अपनी बीवियों के साथ अपने रूम में बिजी है। कहकर विक्रांत ने झटके से सुहाना की कुर्ती को उतार दिया और उसकी कमर को थाम एक बार फिर उसे किस करने लगा। किस करते हुए ही उसने सुहाना को दीवार से सटा दिया और पूरी पैशन के साथ उसे किस करने लगा। सुहाना को सांस लेने में अब बहुत दिक्कत हो रही थी पर विक्रांत इसके साथ हर बीते वक्त के साथ वाइल्ड होता जा रहा था। सुहाना के होठों पर ना सिर्फ चूम रहा था बल्कि वाइट भी कर रहा था। सुहाना को तो लग रहा था कि अभी उसने इस वक्त विक्रांत को खुद से दूर नहीं किया तो पक्का आज वो दम घुटने की वजह से मर जाएगी। उसने अब जोर से विक्रांत के होठों पर वाइट किया जिस वजह से विक्रांत की पकड़ सुहाना पर थोड़ी ढीली हो गई। इसी बात का फायदा उठाकर सुहाना ने विक्रांत को खुद से दूर धकेल दिया और लंबी लंबी सांस लेते हुए गुस्से से विक्रांत को देखने लगी। तुम क्या मुझे खा जाने वाले थे? विक्रांत ने पहले अपनी होठों पर अपना अंगूठा रब किया। सुहाना की इतनी जोर से बाइट करने की वजह से उसके निचले होंठ पर हल्का सा कट लग गया था जिससे हल्का सा ब्लड भी आ रहा था। फिर डेविल स्माइल के साथ कहा, इतनी वाइल्डनेस पर मुझे पसंद है। कहने के साथ ही वह सुहाना की तरफ फिर से बढ़ा तो सुहाना उसकी तरफ उंगली पॉइंट करते हुए बोली, सोचना भी मत, तुम तो सच में मुझे जान से मारने वाले थे। इससे अच्छा तो मुझे शेरों के आगे फेंक दो। विक्रांत ने अपनी बॉडी से उसकी बॉडी को दीवार की तरफ प्रेस करते हुए कहा, तुम्हें अगर शेरों के आगे डाल दिया तो मेरी भूख कौन मिटाएगा सुहाना? कहकर वो सुहाना की नेक पर बहुत ही सेंसुअल तरीके से अपने होंठ फेरने लगा और उसे वेट किस करने लगा। सुहाना अपने नाखून विक्रांत की कंधे में गड़ाने लगी क्योंकि विक्रांत की ऐसी हरकत से उसे अपनी पूरी बॉडी में करंट सा दौड़ता हुआ महसूस हुआ। विक्रांत, रुक जाओ ना, मत करो ऐसा। तो विक्रांत ने मधुसी भरी आवाज़ में कहा, एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताएं इसलिए तो यहाँ आए हैं ना, तो अब अपने मुंह को बंद करो।
और इन पलों को एंजॉय करो। तभी विक्रांत ने झटके से सुहाना को अपनी गोद में उठा लिया और वॉशरूम से बाहर जाते हुए बोला, आई थिंक हमें बाकी का वक्त अपने बेड पर बिताना चाहिए। कहने के साथ ही वह सुहाना को रूम में ले आया। वहीं सुहाना अपने पैर हिलाती हुई बोली, मुझे नीचे उतारो, यह अजीब जबरदस्ती है तुम्हारी, दिन में ऐसा कौन करता है। विक्रांत ने सुहाना को बेड पर पटकते हुए कहा, मैं करता हूँ और बाकी सभी करते हैं, समझी, और मेरा मूड खराब मत करो वरना। कहने के साथ ही विक्रांत उसके ऊपर आ गया और उसे वार्निंग देने वाले लुक से देखने लगा। सुहाना ने अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया और कहा, वरना क्या। तो विक्रांत ने उसके गले को कसकर पकड़ा और अपने सामने किया और कहा, वरना यह कि तुम मुझे ऐसे ही मना करती रहोगी तो मुझे तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी। फिर मत कहना कि मैंने तुम्हारे साथ फोर्सफुली यह सब किया, समझी। फिर उसके सॉफ्ट होठों को अपने होठों से रफ करते हुए कहा, और मैं तुम्हारे साथ यह भी कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास हक है। Whenever I feel like it, आई विल बी फिजिकल विथ यू। फिलहाल मेरी बीवी होने के नाते तुम्हारा भी फर्ज बनता है मेरी फिजिकल नीड्स को पूरा करना। कहने के साथ ही विक्रांत ने एक बार फिर उसे किस करना शुरू कर दिया। सुहाना ने भी अब कोशिश करना बंद कर दिया क्योंकि वह जानती थी कि वह विक्रांत को नहीं रोक सकती है। विक्रांत पूरी तरह से सुहाना में खोया हुआ था कि तभी उसका फ़ोन रिंग करने लगा। विक्रांत का अभी फ़ोन पिक करने का कोई मूड नहीं था, इसलिए उसने कॉल को इग्नोर किया, पर फ़ोन था कि रिंग किए जा ही रहा था। सुहाना ने विक्रांत को कंधे से पकड़कर दूर करने की कोशिश करते हुए कहा, विक्रांत एक बार देख लो ना, हो सकता है किसी का ज़रूरी कॉल हो। तो विक्रांत ने सुहाना के नेक पर किस करते हुए ही कहा, अभी मेरे लिए यह ज़रूरी है, किसी की कॉल नहीं, इसलिए तुम इग्नोर करो। विक्रांत ने एक बार फिर से सुहाना को किस करने लगा, लेकिन फ़ोन की रिंग बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो सुहाना ने एक बार फिर कोशिश करते हुए कहा, अच्छा एक बार फ़ोन अटेंड कर लो, देख लो कोई ज़रूरी बात ना हो, हम बाद में भी कंटिन्यू कर सकते हैं। विक्रांत ने इरिटेट होकर सुहाना की तरफ देखा और कहा, तुम्हें तो सिर्फ मुझसे बचने का बहाना चाहिए होता है सुहाना। कहकर उसने साइड टेबल पर रखे हुए फ़ोन को उठाकर अपने कान पर लगा लिया, लेकिन सामने वाले की बात सुनकर उसके फेस एक्सप्रेशन एकदम से सीरियस हो गए, जिसे सुहाना ने भी नोटिस किया। सुहाना को लगा कि कोई सीरियस बात तो नहीं है, इसलिए विक्रांत ने जैसे ही फ़ोन डिस्कनेक्ट किया, सुहाना ने पूछा, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना। विक्रांत ने एक बार सुहाना की तरफ देखा, फिर स्माइल करते हुए कहा, हाँ सब ठीक है, अच्छा मुझे कहीं जाना है, जल्दी वापस आ जाऊंगा। कहकर उसने सुहाना की फॉरहेड पर किस किया और उसके ऊपर से उठ गया। सुहाना ने विक्रांत का हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, लेकिन मुझे तुम्हारे चेहरे से ऐसा क्यों लग रहा है, कोई सीरियस बात है। विक्रांत ने सुहाना के हाथ पर अपना हाथ रखा और कहा, कोई सीरियस बात नहीं है, बस ऑफिस से ही कॉल था, बस मुझे थोड़ा सा काम है, मैं जल्दी लौट आऊँगा, ठीक है। कहकर उसने एक बार फिर सुहाना के सिर को चूम लिया और चेंज करने के लिए क्लोजेट रूम की तरफ बढ़ गया। 10 मिनट में ही विक्रांत चेंज करके क्लोजेट रूम से बाहर आ गया। सुहाना अभी भी ब्लैंकेट लपेटे हुए बैठी हुई थी। विक्रांत ने अपने बाल जेल से सेट करते हुए मिरर से सुहाना को देखा, जो अभी भी हेड रेस्ट से टेक लगाए बैठी हुई उसे ही देख रही थी। विक्रांत ने पलटकर उसकी तरफ देखा और कहा, जल्दी आ जाऊँगा यार, ऐसे क्यों देख रही हो। तो सुहाना ने कहा, हम 3 दिन के लिए यहाँ आए हुए हैं ना, और यहाँ भी तुम्हें ऑफिस का काम है। विक्रांत ने अपनी वॉच पहनते हुए कहा, काम जरूरी नहीं होता तो इग्नोर कर देता, और वैसे भी मैं कॉल इग्नोर कर रहा था ना, पर तुमने ही मुझे कहा था कॉल पिक करने के लिए, अब नाराज मत हो। कहकर विक्रांत ने गाड़ी की उठाई और रूम से बाहर चला गया। सुहाना भी अपने कपड़े चेंज करने के लिए वॉशरूम में चली गई। विक्रांत अभी हॉल में आया ही था कि वहीं रेहान, जो सोफे पर बैठकर ब्लैक कॉफी पी रहा था, उसने विक्रांत को रोकते हुए कहा, विक्रांत 1 मिनट रुको, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। विक्रांत जो मेन एंट्रेंस की तरफ जा ही रहा था, उसके कदम रुक गए और उसने पलटकर रेहान की तरफ सवालिया नज़रों से देखा, फिर पूछा, मुझसे क्या बात करनी है। तो रेहान ने कहा, इधर आकर बैठो, बात बहुत ज़रूरी है। विक्रांत जाकर उसके सामने ही सोफे पर बैठ गया। अब बोलो क्या कहना है। तो रेहान ने कुछ देर की चुप्पी के बाद कहा, वह रूहानी का भाई है ना शिवाय, दरअसल वो काफ़ी बड़ा न्यूरो सर्जन भी है। तो मैंने देविका दी की सारी रिपोर्ट्स और जो भी मेडिकल हिस्ट्री थी मैंने उसे मेल कर दी थी, तो कुछ देर पहले ही उसका कॉल आया था मेरे पास। उसने कहा है कि एक छोटी सी सर्जरी से देविका दी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। रेहान की बात सुनकर विक्रांत के फेस पर बड़ी सी स्माइल आ गई। वह खुश होते हुए बोला, दैट्स ग्रेट।
क्या वाकई में देविका दी ठीक हो जाएंगी? तुम तो जानते हो हमने बड़े से बड़े डॉक्टर से इस बारे में बात की थी और सभी का एक ही जवाब था। तो रेहान ने भी स्माइल करते हुए कहा, दरअसल सिवाय वर्ल्ड के टॉप न्यूरोसर्जन में आता है और आज तक उसकी कोई भी सर्जरी फेल नहीं हुई है, इसलिए मैंने उसे कांटेक्ट किया था। अभी वो अब्रॉड में है और कुछ दिन बाद ही वापस आ रहा है। फिर वह घर आएगा देविका दी से मिलने। रेहान की बात सुनकर विक्रांत खुश होते हुए बोला, तुम नहीं जानते रेहान कि तुमने मुझे कितनी बड़ी गुड न्यूज़ दी है। थैंक्स रेहान, देविका दी के लिए इतना करने के लिए। तो रेहान ने स्माइल करते हुए कहा, ओह हेलो, वह सिर्फ तुम्हारी बहन नहीं है, वह वीर और मेरी भी बड़ी बहन है और उन्होंने मुझे और वीर को उतना ही प्यार दिया है जितना तुम्हें दिया है, इसलिए थैंक्स मत बोलो। बल्कि हम सब तो इस बात से खुश हैं देविका दी पहले की तरह नॉर्मल लाइफ जी पाएंगी। वैसे भी उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ सहा है। फिर कुछ सोच कर, अच्छा वैसे तुम कहाँ जा रहे थे? रेहान की बात सुनकर विक्रांत की फेस की स्माइल एकदम से गायब हो गई। उसने नज़र चुराते हुए कहा, कुछ नहीं, बस ऑफिस का काम था, वहीं जा रहा हूँ। विक्रांत की फेस एक्सप्रेशन देकर रेहान समझ गया था कि वह जरूर कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा है। उसने गहरी नज़रों से विक्रांत को देखते हुए पूछा, क्या वाकई में ऑफिस का ही काम है ना? विक्रांत, क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो? विक्रांत ने फेक स्माइल के साथ कहा, अरे सच में ऑफिस का ही काम है, भला मैं तुमसे क्या छुपाऊंगा? तो रेहान ने आराम से सोफे पर लीन होते हुए कहा, वैसे और भी काफ़ी कुछ है जो तुमने मुझसे छुपाया है, जैसे तुम्हारे उस सो कॉल चाचा जी की शर्त जिसे तुम आज तक झेलते आ रहे हो। इसके बारे में तुम भी पूरी तरह से श्योर नहीं हो कि वह वाकई उनके पास है कि नहीं। विक्रांत ने गहरी सांस लेते हुए कहा, पर मुझे होप है कि वह अभी भी है और मैंने ऑलरेडी उस सो कॉल चाचा जी से डील की है और जल्दी वह मुझे उन्हें लौटाने वाले हैं। रेहान ने पहले कुछ देर चुप रहा और कुछ सोच कर बोला, और अगर तुम्हारे चाचा जी की बात छूट निकली तो वैसे मैं भी दिल से चाहता हूँ कि तुम्हें वह मिल जाए, लेकिन जितना मैं तुम्हारे उस सो कॉल चाचा जी को जानता हूँ ना, एक नंबर का धोखेबाज इंसान है वो। अगर ऐसा हुआ ना रेहान, तब पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा मैं उन्हें, अगर मुझे पता चला कि उन्होंने इतने सालों तक मुझे धोखे में रखा है। अच्छा फिलहाल मैं चलता हूँ, कहकर विक्रांत खड़ा हुआ और मेन एड्रेस की तरफ बढ़ गया। रेहान ने उसे जाते हुए देखा और खुद से ही बोला, जो मैं जानता हूँ विक्रांत, वह तुम नहीं जानते हो, क्योंकि मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता, पर मैं यह भी चाहूँगा कि सच तुम्हारे सामने जल्द से जल्द आए और तुम्हारे गुनहगार को सजा भी मिले। फिलहाल तो उस अधिराज से अब मुझे ही डील करनी होगी। बहुत खेल लिया उसने तुम्हारी इमोशन से। रेहान, विक्रांत और वीर भले ही हम उम्र ही थे, लेकिन रेहान ने विक्रांत को हमेशा से ही अपने छोटे भाई की तरह ही ट्रीट किया था और वह वीर और विक्रांत के लिए, खासकर विक्रांत के लिए ज़्यादा प्रोटेक्टिव रहता था, क्योंकि उसने विक्रांत का स्ट्रगल बचपन से देखा था। विक्रांत और देविका दी ने क्या कुछ नहीं सहन किया था। भले ही इतने सालों तक रेहान ने विक्रांत से बात नहीं की थी, उससे नाराज रहा हो, लेकिन फिर भी इनडायरेक्ट वह विक्रांत की फिक्र करता था और कुछ ऐसा ही विक्रांत के साथ भी था। भले ही वह रेहान से नहीं बात करता हो, लेकिन जब जब रेहान को उसकी ज़रूरत पड़ी है, वह हमेशा सबसे पहले मौजूद रहता था। कह सकते हैं कि जब भी यह तिगड़ी एक साथ रहती थी तो इन तीनों ने ही अच्छे अच्छों की बैंड बजाई थी। इन तीनों का एक साथ होना ही इनकी सबसे बड़ी ताकत रही है। इसलिए तो चाहे कैसे भी हालात रहे हो, कितने भी बड़े से बड़ा दुश्मन रहा हो, उन्हें इन तीनों के आगे हारना ही पड़ा था। रेहान अभी अपनी सोच में ही था कि तभी उसकी नज़र अंदर आ रही रूहानी पर गई, जो अपने हाथ में एक छोटा सा पपी पकड़े हुए अंदर आ रही थी। वह पपी बहुत ही क्यूट था और वाइट कलर का था। रूहानी उसे लेकर अंदर आई और वहीं फर्श पर नीचे बैठ गई और रेहान से बोली, रेहान देखो ना, यह कितना क्यूट है ना। जो माली काका है ना, यह उनके घर पर रहता है, यह गार्डन में खेल रहा था तो मैं इसे उठाकर अंदर ले आई, कहकर रूहानी ने उस छोटे से पपी को अपनी गोद में बैठा लिया। रेहान ने कहा, तो तुम इसे अंदर क्यों ले आई हो? रूहानी वहीं गार्डन में ही खेलती ना इसके साथ। तो रूहानी ने कहा, देखा नहीं बाहर कितनी ठंड हो रही है, इसको ठंड लग जाती तो मैं इसे अपने रूम में लेकर जाऊंगी और अब से ये हमारे रूम में ही रहेगा। व्हाट? तुम इसे रात को हमारे रूम में लेकर जाने वाली हो? सोचना भी मत समझी, वरना मैं इसके साथ तुम्हें भी उठाकर बाहर फेंक दूंगा, रेहान ने कहा और वहां से चला गया। रूहानी ने उसे जाते हुए देखा और कहा, बेदर्द इंसान, इसको दया भी नहीं आती है। कोई बात नहीं। फिर उसने पपी से कहा, कोई बात नहीं, मैं हूं ना, तुम मेरे रूम में ही रहोगे, ठीक है? तभी सुहाना, जो अभी अपने रूम से बाहर आई थी और जब उसने रूहानी की गोद में छोटा सा पपी देखा तो जल्दी से भागते हुए उसके पास आकर बैठ गई और बोली, हाय कितना क्यूट पिल्लू है ये तो। रूहानी, मुझे दो ना, मुझे भी अपनी गोद में उठाना है। तो रूहानी ने आहिस्ता से उस छोटे से पपी को सुहाना की गोद में दे दिया। सुहाना प्यार से उसके
सिर को सहलाते हुए बोली, ये बहुत क्यूट है, तुम्हें कहाँ से मिला? तो रूहानी ने उसे बता दिया कि वह उसे गार्डन से लेकर आई है। सुहाना ने खुश होते हुए कहा, इसे तो मैं अपने रूम में सुलाऊंगी। तो रूहानी ने जल्दी से पपी को उसकी गोद से ले लिया और कहा, नहीं नहीं, इसे मैं अपने रूम में सुलाऊंगी, मैं ही तो लेकर आई हूँ इसे। प्लीज़ रूहानी, आज मुझे अपने रूम में ले जाने दो ना, कल तुम सुला लेना। सुहाना ने कहा। तो रूहानी ने कहा, अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, पहले मैं इसे अपने रूम में ले जाऊंगी। अगर रेहान ने इसे बाहर नहीं निकाला तब तो यह पूरी रात मेरे रूम में रह जाएगा, लेकिन अगर रेहान नहीं माना इसे रूम में सुलाने के लिए तो मैं इसे तुम्हें दे जाऊंगी, ठीक है ना? तो सुहाना ने कहा, हाँ ठीक रहेगा, मैं इसे विक्रांत की नज़रों से बचा लूँगी, इस बेचारे को बाहर ठंड में तो नहीं सोना पड़ेगा ना। तो क्या नया ट्विस्ट आएगा इस कहानी में, ये जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर सुने, जो बहुत ही जल्दी इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।